हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मदद मिलेगा। और बिहार बोर्ड के 10वीं की कक्षा जो है ये साइंस पोर्शन से लिया गया है। तो आप लोग 10th क्लास को जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है। पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, है ना, और दोनों के बीच डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में प्रवेश करती है तो यह किरण किधर जाती है? तो देखिए, आप लोग याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए ये पानी है ना, या कांच कुछ भी हो, सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर? अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। जस्ट इसका उल्टा होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो देखिए, अगर दर्पण में कहा जाए तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। लेंस में जस्ट इसका उल्टा होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, है ना, यानी वक्रता केंद्र पर रखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा भाग होता है? इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है मानव के आंख में कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब? तो याद रखिएगा दृष्टिपटल पर, यानी रेटिना पे, इंग्लिश से होता है इसका रेटिना पर बनता है। आइरिस क्या करता है, यानी परितारिका क्या करता है? प्रकाश के मात्रा को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 6, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है? तो वो अपवर्तनांक होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, और हीरे का अपवर्तनांक दोस्तों 2.42 याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का ये उदाहरण है? देखिए, ग्रह का नहीं टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना और पानी में डूबे हुए छड़ी जो है छोटा प्रतीत होना, ये सारा जो है ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। किसका? प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करती है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, चालक के प्रकृति पर भी, और इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर हो गया, विभवांतर को मापने के लिए याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, फ्यूज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, फ्यूज जो होता है, जब परिपथ में लघुपथन और अतिभारण का स्थिति उत्पन्न होता है तो वहाँ पर फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ये प्रतिरोध अधिक होता है इसका, है ना, गलनांक बहुत ही कम होता है, ताकि थोड़ा सा भी मतलब ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा जाने के कारण ये गल जाए, ताकि आगे के सर्किट जो आगे का जो परिपथ है वो सुरक्षित रहे।
चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो देखिए चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो लोहा होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है। इसमें से पीतल ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ये दोस्तों एक मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है? तो याद रखेंगे पीतल तांबा और कॉपर का, तांबा और जिंक का ये मिश्र धातु है पीतल। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है ना। अंदर कहेगा तो समान, लेकिन उसके चारों ओर कहेगा तो शून्य होता है। अगला प्रश्न 15। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? ऑर्स्टेड। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक हो, यहाँ पे सुचालक कहा जा रहा है तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट। और सबसे कठोर पदार्थ जो है दोस्तों हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है ना, ग्वाइटर जिसको बोला जाता है। और ये थायराइड ग्रंथि में उपस्थित होता है, याद रखिएगा। और गंधक तो आप लोग को पता ही है, सल्फर इसमें मौजूद होता है और सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेलीय कागज होता है तो दोस्तों ये एक पारभासी होता है। क्या होता है? पारभासी होता है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18 बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पर जो है ना, देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये दोनों होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन दोनों होगा। ठीक है, क्या कि इसमें प्रकीर्णन का भी थोड़ा सा योगदान होता है और अपवर्तन तो होता ही है। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो देखिए प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितना होता है, वायु या निर्वात में कितना होता है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो अभी देखिए वायु कहे या निर्वात कहे, दोनों में प्रकाश की चाल समान होती है। क्या होती है? समान होती है। सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होती है। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है क्वेश्चन 22। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन के अनुसार तो चांदी है ना। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड कार्बन का बना होता है। क्या चीज़ का? कार्बन का। अगला प्रश्न है, 1 जूल मान होता है तो 1 जूल बराबर 4.18 कैलोरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है 25। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में किस धातु का बना होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, फिलामेंट। अगर कहेगा कुंडली नाइक्रोम धातु का बना होता है। अगला प्रश्न, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? देखिए जब विद्युत परिपथ में आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक रियोस्टेट है ना, प्रतिरोध नियंत्रक होता है। इसका हिंदी, इसका उद्देश्य क्या है? तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी को दर्शाता है। ये ओम के नियम में ज़्यादातर उपयोग होता है ना, उसको सिद्ध करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम्ब होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक हो गया, ओम प्रतिरोध का मात्रक हो गया, जूल कार्य का या ऊर्जा का मात्रक हो गया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से रिएक्शन दिया हुआ Na4 सॉरी देखिए यहाँ पर Na2 होगा। ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2 ये मिला करके बनाता है BaSO4 और NaCl। तो ये कौन सी अभिक्रिया को दर्शाता है? तो देखिए ये उभय विस्थापन या द्विविस्थापन को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर आयन का क्या हुआ है, एक दूसरे के द्वारा एक्सचेंज किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो क्या होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा, देखिए अम्ल का पीएच मान याद रखिएगा 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्षार का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कुछ पदार्थ है उसका पीएच मान आप लोग को याद रखना चाहिए। जैसे रक्त का पीएच मान कहेगा तो वो हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है NaHCO3 किस यौगिक का प्रचलित नाम है? तो देखिए इसका जो प्रचलित नाम है बेकिंग सोडा, इसी को बोला जाता है खाने वाला सोडा। ठीक है, धोवन सोडा या धोबिया सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2 होता है। ठीक, चलिए आगे अगला प्रश्न है 31। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? देखिए जब भोजन पेट में नहीं पचता है तो उसके लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। किसका? एंटासिड का, है ना। चलिए अगला प्रश्न, और एंटासिड के रूप में हम लोग इनो सब यूज करते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइएगा। तो चींटी के डंक में जो है मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसी को बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, इसी का व्यापारिक नाम हुआ। इसका IUPAC ने मिथेनोइक अम्ल होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए 35। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित किसके आवर्त फलन होते हैं? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाएगा मेंडलीव के आवर्त नियम तो ये परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। जंगरोधी स्टील क्या है? तो देखिए जंगरोधी स्टील जो होता है एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्वजातीय श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वजातीय श्रेणी बोलते हैं। चलिए अभी तुरंत हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम जो है किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो ये परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो देखिए उदग्र यानी वर्टिकल को वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग। और टोटल वर्ग की संख्या कितनी है? 18 वर्ग है। ठीक है, और ऐसे जो रहेगा क्षैतिज कतार उसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्त की संख्या टोटल कितना है? 7 है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उदग्र स्तंभ हो जाएगा ये समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूह यानी वर्ग। अगला प्रश्न है 42। अम्ल राज में सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो देखिए HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है वो होता है 3:1, है ना। अम्ल राज में एक्वारेजिया बोलते हैं इसको, 3:1। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो देखिए एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगला प्रश्न है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है Ca होता है, CaCaOH2 होता है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो इसमें भस्म आपको बताना नहीं है। तो देखिए NaCl जो है ये लवण है। ये क्या है? लवण है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। ये तीनों भस्म है। अगला प्रश्न जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता का अयस्क जो है जिंक ब्लेंड है। सिनेबार ये पारा का अयस्क है, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है ना। याद रखिएगा। अगला प्रश्न सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है दोस्तों? ये उपधातु है। सिलिकॉन मिश्र अर्धचालक या उपधातु भी बोलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? तो देखिए अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल जो होता है वो ये होता है, जैसे C2H5OH, ये इथेनॉल है। तो इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं है, यानी डी होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो देखिए मिथेनोइक अम्ल का अभी तुरंत हम लोग कर चुके हैं।
जैसे मिथेनोइक अम्ल है ना, तो ये हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा आपका CH3COOH, है ना। ये देख लीजिए कौन सा अम्ल है, तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 79 होता है, और ये सबसे कम क्रियाशील होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो चलिए, क्वेश्चन हो चुका है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।